ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਕਸ टाइप का टॉपिक है जिदे असी वेरी डॉक्टर गौरव हाँ जी प्लीज़ सर आप आ जाओ, मतलब दूर मत जाया करो आप। ए टॉपिक असी ओपन रखा थोड़े वास्ते। एक माइक में आई वुड लाइक वन माइक ऑन फॉर ऑडियंस प्लीज़। एक माइक आप ऑडियंस में रखो बेटा, जो क्वेश्चन पूछेंगे उन पर आप जाना है आपने। एक बारी फिर तालियां नाल जरा स्वागत करो जी इन्हों का। डॉक्टर साहब आज आप बाएं बैठो। वो शादी में कहते हैं ना वाम विद, वो कुछ ऐसा कुछ होता है ना, वो आपको ज़्यादा पता है। वो बाएं वो बैठता है जो अर्धांगिनी टाइप का जो होता है ना, वो उसको कहते हैं बाएं बैठता है वो। तो ये मेरे साथ उसी तरह से मुझे सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। और आज हम लोगों ने सोचा कि इनका और फायदा उठाएं। हुण मैं क्यों गल कह रहे हैं, असी इत्थे गल करन जा रहे हैं PU 1 कोट एंड 2 कंपोनेंट सिस्टम की। असी ये प्रेजेंटेशन भी रख सकते सी, असी क्या प्रेजेंटेशन रखने आ। फिर डॉक्टर साहब ने कहा यार प्रेजेंटेशन जो है वो लोग सुनते नहीं है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स है हम उस पर बात करेंगे। मैं कहा जी बात गल तो ठीक है तुहाडी। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ मैं एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों कह रहे हैं गल, अगर अज तुसी अपने मन की प्रॉब्लम्स ਨੂੰ शेयर किया इत्थे या अपनी प्रोडक्शन की या ਇਹੋ जी चीज़ों की प्रॉब्लम तुसी शेयर करोगे तो अज उस चीज़ का बड़ा बेनिफिट होएगा। और यह नहीं कई लोग होंगे यार असं वाटर बेस बनाने सानू की लैना देना PU नाल, असी इंडस्ट्रियल बनाते ही नहीं। कई लोग कहते साडे PU बनते पे सानू की प्रॉब्लम है, साडा चल रहा है। बट नहीं, नॉलेज ऑफ योर बास्केट यू शुड हैव, क्योंकि पता नहीं कद तुहानू अपनी बास्केट नू वड्डा करना पै जाए। राइट, अज तुसी वाटर बेस बना रहे हो, कल नू तुहानू डिमांड आ जाए, तुहानू लगे नहीं यार वाटर बेस क्योंकि कॉम्पीटिशन वधदा जा रहा है, तो यार बास्केट तो वड्डी करनी पेगी ना। ਉਹਦੇ वास्ते फिर डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ बिल्कुल मैं बेसिक तो शुरू करांगा ਅੱਜ। और बेसिक इस पिछे शुरू कर रहे हैं कि साडे विच लोकी जो ने उन्होंने थोड़ा जा PU के बारे हो रहा। डॉक्टर साहब 1 कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट में फ़र्क क्या है? देखिए सबसे पहला फ़र्क तो जैसा आपने शब्दों में बोला 1 कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट, तो 1 कंपोनेंट का तो मतलब ये हुआ डब्बे से निकालो और लगा लो, थिनर मिलाओ पतला करो और लगा लो। जैसा इनेमल होता है वैसा ही 1K PU हो गया। 2 कंपोनेंट में आप एक बेस होगा, एक हार्डनर होगा, उसको एक सर्टेन रेशियो में मिलाना होगा, उसका प्रिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप 4:1 का है तो आपने अगर 100 ग्राम पेंट लिया तो उसमें 25 ग्राम ही हार्डनर जाना चाहिए, तभी वो अपनी ऑप्टिमम प्रॉपर्टी देगा। फिर उसका जो थिनिंग रेशियो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली में मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इनेमल में और 1K PU में क्या अंतर है। मेरा अगला क्वेश्चन यही था डॉक्टर साहब। पहले मैं एक 1K की बात करना चाह रहा था कि लोगों को थोड़ा पता लगे। अच्छा 1K में मैं ये नहीं बोलूँगा इनेमल सिर्फ, NCB 1K है, मतलब सिंगल कंपोनेंट है। ऐसे एपॉक्सी भी कुछ हैं जो सिंगल कंपोनेंट्स हैं, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट है जो सिंगल कंपोनेंट है। तो उनमें और इसमें मतलब इनेमल में और PU सिंगल कंपोनेंट में जो आप बताना चाह रहे हो सर, अब आप थोड़ा सा बताओ कि क्या फ़र्क है। देखिए जब हम इनेमल की बात करते हैं, इनेमल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है ना, आज के दौर में भी वो उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले हुआ करती थी। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, ईज़ ऑफ एप्लीकेशन। जो इनेमल में फ्रीडम मिलता है एक एप्लीकेटर को अप्लाई करने के लिए, वो बहुत अच्छा है। वो 1 कंपोनेंट सिस्टम की ब्यूटी है, किसी भी तरीके का 1 कंपोनेंट सिस्टम हो। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं अलग अलग तरीके की। तो जब हम एल्किड रेजिन की बात करते हैं तो एल्किड रेजिन पे जो कैटेगरी बनती है उसको हम बोलते हैं इनेमल कैटेगरी। फिर इनेमल कैटेगरी में क्या है कि आप ज़्यादातर लॉन्ग ऑयल और मीडियम ऑयल सिस्टम को यूज़ करते हैं और उसको ऑक्सीडेटिव ड्रायर के साथ में ड्राई करते हैं। ब्रशेबिलिटी बहुत अच्छी आती है, फ्लो बहुत अच्छा होता है उसका। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग है कि देर से सूखता है वो कई बार एडवांटेज भी है क्योंकि जब देर से सूखेगा तो फ्लो करने का, लेवल करने का अच्छा टाइम मिल जाता है।
बहुत ज़्यादा एडिटिव का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि अगर डस्टी इन्वायरमेंट है, धूल बहुत है, मॉइस्चर बहुत है, तो वो फिल्म की प्रॉपर्टी को या जो सरफेस फिनिश है उसको ख़राब करेगा। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडस्ट्री ने क्यूडी पेंट लेके आई, यानी क्विक ड्राइंग, फास्ट ड्राइंग जिसको आप बोलते हैं। और साथ ही साथ में एलकिट के साथ में पंच होने लगे जो को बाइंडर्स की तरह, जैसे एनसी पंच हुआ, मैलिक पेंटा पंच हुआ, और भी बहुत सारे जो को बाइंडर्स होते हैं वो उसके साथ में ऐड ऑन किए जाने लगे, जिससे कि ड्राइंग थोड़ा फास्ट हो जाए। जो पहले 12 घंटे में हमारा टच ड्राई आता था, उसके बाद भी फिल्म में टैक रह जाता था, टैक फ्री होते होते 12 घंटे लगते थे, 24 घंटे में हार्ड क्योर होता था, वो सारा काम 6 से 8 घंटे में होने लगा। धीरे धीरे जो क्यूडी टेक्नोलॉजी थी वो और इवॉल्व हुई, जैसे जैसे अच्छे और रेजिन सपोर्ट आया, ड्रायर सपोर्ट आया, को बाइंडर्स के सपोर्ट आए, तो क्यूडी पेंट या एफडी पेंट जो है वो 1 घंटे में फेदर टच हो गया, 2 घंटे के अंदर उसका टैग चला गया। कितने तो ऐसे हैं जो 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर टैग फ्री हो जा रहे हैं आज के टाइम में। सो ये सब फॉर्मुलेशन की ब्यूटी है, एडवांस फॉर्मुलेशंस की गई। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हम पीयू इनेमल बनाएंगे। अभी पीयू इनेमल सुनने में जितना अच्छा लगता है, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज भी अच्छी हैं इनेमल के ऊपर, नॉर्मल इनेमल के ऊपर। होता क्या है कि पीयू इनेमल का ओरिजिन जो था वो वहाँ से हुआ, सबसे पहले तो बाय मिस्टेक किसी केमिस्ट से एल्किड पेंट के अंदर थोड़ा आइसोसाइनेट पंच हो गया बाय मिस्टेक। देखिए, पेंट इंडस्ट्री के अंदर आधे से ज़्यादा एडवांस फॉर्मुलेशंस जो आज हम देखते हैं, उनका रूट कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन में की गई गलतियों से है। रिपीटेड गलती, कंसिस्टेंट रिजल्ट इज एक्चुअली नाउ अ डेज अ कंसिस्टेंट फॉर्मुलेशन। किसी ने बाय मिस्टेक कोई गलती कर दी, उसका एक अच्छा रिजल्ट मिला, दोबारा करके देखी वही रिजल्ट मिला, तीसरी बार करके देखी वही रिजल्ट मिला, वही एक फॉर्मुलेशन का फॉर्म ले लेता है। उसके पीछे की केमिस्ट्री बाद में समझ में आती है, बहुत से समय में वो गलती हम बार बार दोहराते रहते क्योंकि रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो जो केमिस्ट्री है पीछे क्या है कि जब ये ऐसा हुआ, देखा गया, अब फायदा क्या क्या था इनेमल के ऊपर जो उसका फायदा मिला। देखिए, इनेमल जब भी आप लगाते हैं उसका एक डिसएडवांटेज होता है। इनेमल की फिल्म ड्राई जब हो जाती है, उसके बाद वो जब वो हीट एक्सपोजर में आती है, सनलाइट एक्सपोजर में आती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो उस पर टैक आता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने पीयू का इनेमल कहीं भी, नॉर्मल इनेमल कहीं भी लगा दो, और जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, ज़्यादा देर तक पड़ेगी, तो आप उसके ऊपर फिंगर रखोगे तो आपको हल्का सा टैक मिलेगा, चिपचिपापन मिलेगा, वो डस्ट भी पकड़ लेता है। कई बार आप पास में खड़े हो गए तो आपके हाथ और पैर के बाल या कुछ भी जो भी आर्टिकल होगा, ऐसा लगता है कि कुछ हल्का सा चिपका उसके ऊपर और बाहर फिर वो। लेकिन फिल्म जो है वो ड्राई है, आप उसमें नेल पंच करते हैं तो नेल उतनी आसानी से नहीं जाता है जैसा कि बाकी कंडीशंस में होता है। जो पीयू इनेमल है वो क्या कर, पीयू इनेमल में जो ये आइसोसाइनेट वाला जो पार्ट गया था, उसने क्या किया, ये जो टैग था इसको दूर कर दिया। अब जब दोबारा भी टेम्परेचर आता है, मतलब जो सनलाइट में जाकर के कोई आर्टिकल खड़ा हो जाए किसी भी तरीके का, तो अब उस पर टैग नहीं मिल रहा है। प्लस इसने वेट लुक दिया, लगता कैसा है कि जैसे पैनल अभी भी गीला है, जो देखने में कहते हैं ना कि एक वेट लुक और एक ड्राई लुक का जो डिफरेंस है, तो पीयू इनेमल में वेट लुक आने लगा। और पीयू इनेमल की ब्रशेबिलिटी ज्यादा अच्छी थी एज कंपेयर टू नॉर्मल। नहीं, लेकिन ड्राइंग अगर आप कहते हो ड्राइंग ज्यादा होता है तो ब्रशेबिलिटी ज्यादा आती है सर, इसमें ड्राइंग ज्यादा है? नहीं, देखिए, ब्रशेबिलिटी नहीं, ब्रशेबिलिटी और ड्राइंग ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने बोला जिसकी ड्राइंग लंबी होती है उसको फ्लो और लेवल करने का टाइम ज्यादा मिलता है। जो चीज गीली होगी उसमें क्या होगा, जो सरफेस पे फ्लोट होकर के आने वाली चीज होगी तैर के ऊपर आ जाएगी, जो जल्दी सूखेगी उसको वो ऊपर नहीं आ पाएगा। जैसे आप जब पीयू की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, 2 कंपोनेंट पीयू की अगर आप बात करें तो 2 कंपोनेंट पीयू आप 15 मिनट में भी सुखा सकते हो और उसको 2.5 घंटे में भी सुखा सकते हो। दोनों की फॉर्मुलेशन में आप ध्यान से अगर अंतर देके देखेंगे तो उसके अंदर हाई परफॉर्मेंस फ्लो एंड लेवलिंग एडिटिव, हाई परफॉर्मेंस डिफोमर्स, इनका डिफरेंस आएगा।
वेयर एज आप अपनी इनेमल की फॉर्मुलेशन उठा के देखो, कितने लोग ऐसे होंगे जो डिफोमर उसमें हाई क्वांटिटी में डालते होंगे? मेरे ख्याल से शायद ही कोई हाथ उठाएगा जो डिफोमर उसके अंदर डालता होगा। लंबा टाइम है, सॉल्वेंट निकलने का टाइम मिल रहा है, पूरी तरह से सॉल्वेंट निकल जाता है अपने आप ही, तो उसको कहीं किसी तरीके के समय की पाबंदी नहीं कि इतनी देर में सूखना है, तो हमें कुछ चीज उसमें ऐसी डालनी पड़ेगी जो चीजों को जल्दी निकाले। जो ब्रशेबिलिटी है वो स्टार्टिंग में होती है कि जब आप लगाते हैं तो उसमें टैग डेवलप जो होने लगता है, वो टैग जब आप पीयू इनेमल लगाते हैं तो उसके अंदर कम डेवलप होता है। उसकी वजह से भी कहा जाता है उसकी ब्रशेबिलिटी अच्छी है। और आप देखोगे, देखो पीयू इनेमल का इंडिया में जो देखा जाए कि मार्केट में सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन लाया वो इंडिगो पेंट लेके आया। हम सब ने इंडिगो पेंट का ऐड देखा और मोस्ट ऑफ द लोगों ने पीयू का जो कॉन्सेप्ट था वो वहाँ से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने कॉपी करने की शुरुआत की, क्योंकि वो हर 15 मिनट पे किसी न किसी चैनल के ऊपर एक ऐड आ जाता था पीयू इनेमल का, इंडिगो पेंट का। वहाँ से बाजार ने अपने आप को बदलना और इस सिस्टम को देखना सीखा। नहीं डॉक्टर साहब, इसका रेजिन अलग है क्या? हाँ जी, मैं अब उसी के ऊपर ही आ रहा था। ये तो थी मिस्टेक किसी केमिस्ट की, अब इसको इंडस्ट्री ने कैसे कैश किया। अब जब भी ये अगर कोई प्रोडक्ट सिस्टम में बैठ जाता है तो अब इसके लिए पीछे केमिस्ट्री का सर्च भी स्टार्ट होता है कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके का है। देन रेजिन केमिस्ट्री वालों ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया कि वो टैग क्यों आता है। तो हमने पाया कि देयर आर सर्टेन रेजिडुअल हाइड्रोक्सिल वैल्यूज जो एल्किड पेंट बनाते समय या एल्किड रेजिन बनाते समय रह जाती, जिसको हम रेजिडुअल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बोलते हैं, क्योंकि जो एल्किड रेजिन बनाना होता है ना उसमें एक ग्लाइकॉल होता है और एक एसिड होता है, उसकी रिएक्शन करा करके बनाया जाता है। तो जो OH ग्रुप होता है ना वो रह जाता है, और OH ग्रुप किसी ड्रायर से नहीं सूखता है। OH को सुखाने के लिए जो रेजिडुअल कंटेंट है उसको सुखाने के लिए आइसोसाइनेट की जरूरत है। तो अब रेजिन वालों ने जब इसके ऊपर काम शुरू किया तो उन्होंने पाया कि नहीं, ये बात तो है, वो पहले से जानते हैं कि रेजिडुअल OH वैल्यू तो बचनी ही है इसके अंदर। फिर उन्होंने उसके अंदर कुछ आइसोसाइनेट जो मोनोमर्स होते हैं वो एड ऑन रेजिन बनाने के टाइम पे किए, और जब वो रेजिन बनाने के टाइम पे किए तो उसको बोला, जब वो मार्केट में आए तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी चीज के अंदर आप आइसोसाइनेट मिला देते हैं, वो चाहे थोड़ी क्वांटिटी में हो या ज्यादा क्वांटिटी में हो, टेक्निकली आप उसको पीयू बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे यूरेथेन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। आइसोसाइनेट और OH जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस जो बॉन्डिंग है उस बॉन्ड का एक नाम है यूरेथेन। तो यूरेथेन बॉन्ड बना, उसका पॉलीमराइजेशन हुआ, तो पॉली वर्ड वहां से आया, यूरेथेन यहां से आया, तो पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन को शॉर्ट फॉर्म में हम पीयू लिखते हैं। तो वो क्या हो गया, इनेमल अब बदल गया पीयू इनेमल में। नहीं लेकिन मेरी इसमें एक क्वेश्चन है आपसे कि आइसोसाइनेट डालने के बाद तो प्रोडक्ट ड्राई हो जाता है। जी, यही तो ब्यूटी है ना कि आपको उतना आइसोसाइनेट डालना है जितना आपका एल्किड रेजिन एब्जॉर्ब कर सके। जस्ट यू हैव टू प्री कैटालाइज्ड योर रेजिन, आपको पूरा नहीं डालना है। देखिए आज की डेट में जिस किसी को भी ऐसी समस्या आती हो कि जिसके यहाँ पे टैग सनलाइट एक्सपोजर में वापस लौट आता है, वो आईपीडीआई बेस एक हार्डनर आता है। इसका बायर या जो आज कोवेस्ट्रो हो गई है उसके अंदर, बता दूं ग्रेड नंबर, बता सकता हूं कि नहीं? बता दो सर, पंजाब है, कुछ तो फायदा हो। आईपीडीआई बेस जो एक हार्डनर आता है उसका नाम है डेस्मोडूर Z4470। उसके अलावा औरों का भी आता है और कंपनियों का भी आता है, आप इक्विवेलेंट ढूंढ सकते हो। वो आप अपनी फॉर्मुलेशन के अंदर 0.1% से लेकर के 0.3% तक ऐड ऑन करके इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। एल्किड में ही, एल्किड जो इनेमल आप बना रहे, बस उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जो पानी वाला इनेमल है उसके अंदर नहीं, वरना वो वहां पे रिएक्शन वाटर से कर लेगा। जो नॉर्मल आपका MTO बेस इनेमल है विदाउट वाटर, जिसके अंदर ये टैग वापस लौट करके आ रहा है, वहां पर आप इसको ऐड ऑन करके तो रेजिन की सॉलिड परसेंटेज भी बता दो कितनी हो उसकी, एल्किड की 70 हो, 50 हो, 60 हो। रेजिन नॉर्मली क्या 60 या 70% में आता है। आप 0.1 और 0.3 का जो मैंने रेशियो बताया है वो आपके परसेंटेज में एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। आप उस रेशियो के अंदर करके देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी आज की डेट में इनेमल बना रहे हैं और प्योर एल्किड से बना रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी वाटर, वो अपने इनेमल को, एग्जिस्टिंग इनेमल को पीयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप
चीज आप देखिए, पीयू इनेमल बनाने के लिए आपको जो टीडीआई मॉडिफाइड, आईपीडीआई मॉडिफाइड, एमडीआई मॉडिफाइड या आइसोसाइनेट मॉडिफाइड एल्किड रेजिन आते हैं वो लेने होंगे, ठीक। लेकिन जो समस्या टैग की आती है इनेमल बनाने वालों को, वो सिर्फ ये प्रोडक्ट 0.1 से लेके 0.3% डाल के जो टैग बार बार लौट के आता है उसको दूर कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन आपने भी बोला कि आइसोसाइनेट डालते हैं तो फिर उससे आप कह PU बन सकते हो, जाता है पर वो डोजेस बहुत कम है। नहीं, वो आप अब टेक्निकली आप उस पर नहीं आ रहे क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो लेकिन मुद्दा यही है कि अगर आप एग्जिस्टिंग इनेमल को पीयू इन अ वे, मतलब मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि आपने जो बात बोली टेक्निकली करेक्ट होगी, एक जुगाड़ टाइप ये आम जनता के लिए है। लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़े तो पीयू रेजिन की बात अगर करें, जो इनेमल की प्रॉपर्टी को या वन सिंगल कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को मैच करता हो, ऐसे रेजिन्स का, और दो बातें आती हैं उसमें। पहला तो क्वालिटी, ग्लॉस, ड्यूरेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात प्राइस। तो ये कैसे मैच होगा इनेमल के साथ? देखिए, उसमें कुछ भी नहीं है। टीडीआई बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, आईपीडीआई भी बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। अगर आप एल्किड रेजिन बनाते हो तो आपके लिए पीयू एल्किड रेजिन बनाना, या जिसको बोलते पीयू इनेमल के लिए एल्किड रेजिन बनाना बच्चों का खेल है, ठीक तो है। ये वो बच्चों का खेल खेल नहीं सकते ना, क्योंकि रेजिन ही बनाते हैं तो पेंट बनाते हैं। देखिए, जो रेजिन बनाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेजिन बनाने वाले पंजाब में भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो लोग बनाते हैं उनके संग आप टाई अप कर सकते हो, और करना कुछ नहीं है, उसको या तो टीडीआई से मॉडिफाई करना है, या आईपीडीआई से मॉडिफाई करना है, या आईपीडीआई के पॉलीमर के साथ में मॉडिफाई करना है। और उसका रेशियो जो है वो आपकी जो हाइड्रोक्सिल वैल्यू रेजिडुअल बचती है, एक बार 2-4 बैचों का टेस्ट करवा लो, उससे एवरेज आउट निकल आएगा, और उसके बेसिस पे आप कभी भी मुझे चाहो फ़ोन कर लो, आईपीडीआई वालों को फ़ोन कर लो, टीडीआई वालों को फ़ोन कर लो, वो आपको एक डोज बता देंगे। दिस इज़ द सर्टेन परसेंटेज। इन जनरल रफली बता दूँ, इन जनरल अब बताते ही जाओ सर, कुछ तो फायदा इन होगा। जनरल देखो क्या होता है कि रफली भाई कॉपी पेन काट लो, 3% समझ आ रही गल तो लिखी भी जाओ नाल। 3% to 5% टीडीआई या आईपीडीआई आप अपने एल्किड रेजिन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। जो जिन लोगों ने, जिन्हें पेंट बनाना है, वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है इतना हायर परसेंटेज में ऐड ऑन कर पाना। देखिए, एमएसडीएस और टीडीएस की अगर बात को किनारे कर दो तो आप तो अपना पेंट इम्प्रूव कर ही रहे हो ना, मार्केटिंग आपके हाथ में है। अगर आपने 0.1 0.3% जो मैंने आपको पॉलीमर डेस्मोडूर Z4470 या इक्विवेलेंट बोला है, उसको डाल करके और पीयू इनेमल के जैसी प्रॉपर्टी ले आओ। हो सकता है 1-2 एडिटिव और लगे, वो डाल करके आप अपनी प्रॉपर्टी सेम ले आओ, तो मार्केटिंग तो आपके हाथ में। हु इज गोइंग टू टेस्ट की रेजिन के अंदर पीयू टीडीआई मॉडिफाइड एल्किड पड़ा है या कौन सा पड़ा है। वो मुद्दा है वे कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ पूछना चाहते ਸੀ सब? एक मिनट, माइक है, माइक बेटा, माइक ले जाओ वहां पे बेटा, उधर। ऑन करो माइक। Hello. हाँ। Hello. In this recipe, aromatic hardeners are recommended. Sorry? Aromatic hardeners are recommended. No, I am not saying aromatic hardeners. I am saying toluidine diisocyanate Okay. or isoforon diisocyanate. Okay. These are the two monomers. Okay. ये आइसोसाइनेट बनाने के ना मोनोमर्स होते हैं, इसके बाद इनसे बनाया जाता है, ठीक है। सो अगर आपका एप्लीकेशन इंडोर का ज़्यादा है तो आप टीडीआई मॉडिफाइड ले लो, मॉडिफाई कर लो, और अगर आपका आउटडोर की तरफ ज़्यादा एक्सपोजर है तो आप आईपीडीआई मोड से मॉडिफाई कर लो। आईपीडीआई से मॉडिफाई रेजिन वाले कम करते हैं, क्योंकि सबका मानना है इनेमल किधर लगेगा, अंदर लगेगा। नहीं, actually aliphatic hardeners are highly priced, whereas aromatic hardeners are lower cost. सर देखिए, मैं अभी 0.1 से 0.3% का जो मैंने आपको डोज बोला, वो एक प्रोडक्ट है डेस्मोडूर Z4470, उसके 4 इक्विवेलेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। 4 आइसोसाइनेट बनाने वाली कंपनियां देती हैं, मतलब 3 और इक्विवेलेंट हैं उसके, ठीक। रफली प्राइस होगा 750 रुपये का, जो मेरे को मतलब याद है समवेयर,
रफली प्राइस ये होगा, 0.1% की कीमत 75 पैसे। जरूरी थोड़ी कि आपको 0.3% लगे, ठीक है। तो 75 पैसे से लेकर 0.3 भी लगता है, 75 पैसे से लेके 2 रुपए। अगर आप, मैं कहता हूं 2 नहीं 3 भी लगते हैं, 3 रुपए अगर इनेमल में डाल करके आपका प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो रही है, तो वो प्रॉब्लम साथ में लेके चलने से अच्छा है आप दूर कर लीजिए। और वो 3 रुपए के बाद आप उससे 10-15 रुपए एक्स्ट्रा भी तो ले सकते हो मार्केट से, पीयू का इनेमल कह के। अच्छा, दूसरा क्या है, जो आप पीयू का इनेमल जब रेजिन लेने जाएंगे, जिसको आप बोलेंगे कि भाई मॉडिफाइड पीयू इनेमल के लिए मेरे को एल्किड रेजिन दो, वो एल्किड रेजिन के भाव में थोड़ी मिलेगा इनेमल के एल्किड रेजिन के भाव में, ठीक। सो रेजिन मैन्युफैक्चरर रेजिन मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो यूजर हैं वो देखिए, आपके आसपास में अगर कोई रेजिन मैन्युफैक्चरर हो जिससे आप एल्किड रेजिन खरीदते हो, तो उसके संग में एक कॉन्ग्लोमरेट सा बनाइए, एक टाई अप करिए, और अगर वो रेडी हो तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो, और ये ओपन टेक्नोलॉजी है, ऐसा इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। गूगल के ऊपर इसके कम से कम 70 पेटेंट ओपनली अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो वो सब ओपनली अवेलेबल है, इसमें मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ छुपा हुआ है, मैं कहीं और का कुछ छुपा हुआ आपको बता रहा हूं। गूगल पे डालोगे आ जाएगा, हाउ टू मॉडिफाई TDI एल्किड रेजिन विद TDI। हाँ, ये हो सकता है उसमें डिफरेंट ऑयल लेंथ के, डिफरेंट ओरिजिन के ऑयल के, डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग पेटेंट्स फाइल किए हों, वो बहुत ईजी है, इट्स नॉट दैट। बट इनेमल में आप डेफिनेटली अपनी प्रॉपर्टी इंप्रूव कर सकते हो इस तरीके का एक प्रोडक्ट ऐड ऑन करके, जिससे आपको शाइन भी अच्छा मिलेगा क्योंकि वो उसकी हार्डनेस आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है रिपीटेबिलिटी ऑफ टेकनेस नहीं रहेगा, जो इनेमल का प्रॉब्लम है। तो अब दूसरी बात पे चलते हैं। अभी सिंगल कंपोनेंट के बारे में काफ़ी बात कर ली है। 2 कंपोनेंट सिस्टम में 1:1 भी है, 4:1 भी है, 3:1 भी है, 2:1 भी है, तो इनमें क्या डिफरेंस है सर, और ये क्यों होता है? मतलब 4:1 क्यों है? ड्राइंग के कारण है कि उनकी ड्राइंग को हमने एडजस्ट करना है, या उसकी फिनिशिंग के कारण है? क्या रीजंस होते हैं? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई इसके अलग अलग रेशियोज क्यों हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए, 2 कंपोनेंट एक रिएक्टिव सिस्टम है जो एक्टिव रिएक्शन करता है। आपकी नज़र के सामने आप उसको जेल होते हुए देखते हैं, आप इनेमल को अपने सामने जेल होते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे का टाइम लेता है। तब तक आपका वो इतना पेशेंस नहीं है कि मैं उसको बैठ करके बार बार हिलाते हुए और देखूं अभी उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, कितनी देर में कितनी विस्कोसिटी बढ़ गई। बट पीयू को आप अपनी आंखों के सामने देख लेते हो। सो उसका क्या, एक्टिविटी बहुत फास्ट है रिएक्शन की। अभी किसी चीज़ की रिएक्शन होती कैसे है? किसी भी चीज़ की रिएक्शन होने के लिए क्या होता है कि 2 समान पावर के आदमी चाहिए, तभी वो बराबर रिएक्शन में जा सकते हैं। तो उसी तरीके से 2 कंपोनेंट हैं, पार्ट ए आप बनाते हो, उसका बेस कंपोनेंट क्या होता है, जो उसकी जान है, वो है आपका पीयू रेजिन, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं एक्रिलिक पॉलीऑल या पॉलिएस्टर पॉलीऑल, या तीसरी कैटेगरी आ गई है आज की डेट में पॉलीईथर पॉलीऑल। सो ये 3 तरीके के पॉलीऑल्स होते हैं। तो ये एक्टिव जान है जो 55%, 60%, 70% इस तरीके के रेशियो में पार्ट ए में होता है। सेकेंड आपका जो कंपोनेंट है वो क्या है, उसका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है, आइसोसाइनेट, यानी आइसोसाइनेट का जो पॉलीमर है, नॉट आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट का पॉलीमर, जैसे N75, L75, N3390। मुझे एक्चुअली बायर जो है उसके नंबर ज़्यादा याद है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको। बाकी और भी बहुत सी कंपनियाँ, कोई और किसी का करता हो तो मेरा उसके साथ में कोई ऐसा, मतलब ऐसा मत समझना दोस्त जो रॉ मटेरियल आइसोसाइनेट करते हो मैं आपके अगेंस्ट में हूँ, पर वो नंबर याद है, बाई हार्ट है, सालों से वो लीडर रहे हैं इस सेगमेंट में। सो ये प्रोडक्ट जो है, अब इसमें एक होता है NCO इक्विवेलेंट वैल्यू, और आपके एक्रिलिक पॉलीऑल में होता है OH वैल्यू। OH वैल्यू के बेसिस पे NCO की डिमांड होती है, ठीक। सो जैसे जैसे OH वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके NCO की डिमांड बढ़ेगी, ठीक। अभी सपोज करिए आपने प्रोडक्ट लिया जिसकी OH वैल्यू जो थी वो 1.8 से लेकर के 3 के बीच में थी, ठीक है। तो अब 1.8 से 3 के बीच में 60% पार्ट ए के अंदर डाला, तो उससे आपने पेंट बनाया, और 800 ग्राम पेंट के सामने अब आप डिमांड ढूंढोगे, या 1 लीटर पेंट के सामने हार्डनर कितना डालना चाहिए। तो 1 लीटर पेंट के सामने हार्डनर कितना डालना चाहिए, वो जब आप रिएक्शन कराओगे OH और NCO के इक्विवेलेंट से तो आपको मिल जाएगी।
तो सपोज करिए आपको 15 ग्राम आया, तो अब आप मुझे ये बताइए, आप 15 ग्राम 20 ग्राम के डब्बे में तो भर के बेचोगे नहीं, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या, वो जो 15 ग्राम आप भरोगे उसकी विस्कोसिटी है, तो वो जब निकालोगे तो कुछ मटेरियल अंदर रह जाएगा, वो वेस्ट है। तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा डाइल्यूट करते हैं। जब उसको डाइल्यूट किया और हमने उसका नियरेस्ट राउंड फिगर में लेके जाते हैं कि 800 ग्राम के सामने क्या जा सकता है, 200 ग्राम, राउंड फिगर बना। तो राउंड फिगर जब हमने बनाया, उसको 200 ग्राम बनाया, तो 200 ग्राम क्या हो गया, अब 8 डिवाइडेड बाई 200 कर लो, 4:1 का रेशियो। 500 ग्राम पार्ट ए, 500 ग्राम पार्ट बी डाइल्यूटेड वर्जन के अंदर, 1:1 का रेशियो। 3:1 का भी रेशियो ऐसे ही बनता है, ठीक है। सो ये रेशियो जो है ना, वो हमने बनाए हैं पैकेजिंग के हिसाब से, कि हम पैकेजिंग इजीली दे सकें उसकी, इसके हिसाब से हमने बनाए हैं ये। और रेशियो जो है वो एक्चुअली रिएक्ट होने के बाद चीजें सबकी सेम है? नहीं नहीं, बिल्कुल अलग अलग हैं। सिंपल सी बात है, जब आप 1.8 OH का प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी आउटडोर ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। जब आप एक्रिलिक पॉलीऑल 5 OH वैल्यू का लेंगे तो उसकी डिफरेंट होगी। सिमिलर वे में आइसोसाइनेट के अंदर भी आप अगर एरोमेटिक लेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी अलग होगी, स्ट्रेंथ अलग होगी। एलिफैटिक लेंगे उसकी अलग होगी। एलिफैटिक के अंदर 4 वर्जन है, उसको लेंगे उसकी अलग होगी। सो पीयू केमिस्ट्री ऐसा नहीं है, इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन जस्ट सिंपल वर्ड्स। बट सिंप्लिसिटी के लिए इतना ध्यान रखिए, इनडोर के लिए एरोमेटिक हार्डनर यूज करिए सेम रेजिन के साथ में, आउटडोर के लिए एलिफैटिक हार्डनर यूज करिए सेम रेजिन के साथ में। और नॉर्मली जो आप रेजिन इस्तेमाल करें उसकी OH वैल्यू कम से कम 2 से ऊपर रखिए, 2 से ऊपर रखिए। 2.4 2.6 का जनरल इंडस्ट्रियल मार्केट में सबसे अच्छा पीयू बनता है, वो आप 4:1 रेशियो में बनाते हैं। फिर आप थोड़ा और इन्हांस प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि चमक ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहे, हमारी कोटिंग ज़्यादा दिनों तक एक जैसी बनी रहे या ज़्यादा दिनों तक सिस्टम पे रहे, QUV ज़्यादा मिले, जिसे बोलते हैं ना वेदरेबिलिटी ज़्यादा मिले, तब आपको OH वैल्यू बढ़ानी होगी। और इधर साथ में आइसोसाइनेट के अंदर भी अब आपको चेंज करना पड़ेगा कि N75 से 3390 पे जाएं, 3790 पे जाएं, 3580 पे जाएं। वेराइटी है, धीरे धीरे वेराइटी बदलेगी। रेजिन और हार्डनर, इसमें सेम रेजिन में हार्डनर बदलोगे प्रॉपर्टी बदल जाएगी, सेम हार्डनर पे रेजिन बदलोगे प्रॉपर्टी बदल जाएगी। सो पीयू केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें दोनों बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ आइसोसाइनेट वर्सेस सिलेक्शन ऑफ रेजिन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और इसमें एक तीसरा फैक्टर भी है, वो है सॉल्वेंट। पीयू के अंदर हर तरीके का सॉल्वेंट नहीं जा सकता है। पीयू के लिए आपको पीयू कॉम्पिटेबल ही सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना होगा। और स्पेसिफिकेशन में ये ध्यान रखिए कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 0.03% से कम होना चाहिए। मॉइस्चर होगा तो पीयू में प्रॉब्लम होगी। जैसे आज के टाइम में आप कितना भी अच्छा पीयू बनाते होंगे, अगर वो मॉइस्चर से लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो रेनी सीजन में उसके ऊपर क्या होगा, वाइटिश अपीयरेंस आने लगेगा। वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर हार्डनर एब्जॉर्ब करता है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्सिल वैल्यू, वो रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि पानी में भी क्या OH है ना, H2O को लिखोगे तो HOH, तो OH उसके अंदर भी है। और पानी का OH ज़्यादा रिएक्टिव है रेजिन के OH से, तो पहले आइसोसाइनेट वाटर से रिएक्ट कर लेगा, बाद में वो उससे रिएक्ट करेगा, तो वो वाइटिस अपीयरेंस आता है। आप लोगों ने हार्डनर के डब्बों पे देखा होगा, जब आप हार्डनर निकालते हैं और उसको अच्छे से साफ नहीं करते हैं और ऐसे ही सील बंद कर देते हैं, वो जम जाता है। वो जो सील होती है वो टाइट हो जाती है, फिर आपको तोड़ के निकालनी पड़ती है। उसमें सफ़ेद सफ़ेद किनारे किनारे बुरादे जैसा ये जो जैसे सीलन में जैसे वो सफ़ेद सफ़ेद गिरता है ना सॉल्ट जैसा, वैसा सॉल्ट बन जाता है, उसको कार्बामेट बोलते हैं। वो क्या है, वहाँ तो आपने OH लगाया नहीं, रिएक्शन किससे हुई, मॉइस्चर से। जो हवा में मॉइस्चर है उससे रिएक्शन हो गई उसकी। इसका बहुत ध्यान रखना है पीयू बनाते समय, पीयू लगाते समय, पीयू की हार्डनर पैक करते समय। आपको थोड़ा ये एक मॉइस्चर सेंसिटिव सब्जेक्ट है, या तो अपनी फॉर्मुलेशन मॉइस्चर रेजिस्टेंट बना लीजिए, और या तो फिर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सो मॉइस्चर रेजिस्टेंट जब बनानी होगी तो रिच सॉल्वेंट यूज करने होंगे, कॉस्ट ऊपर जाएगी।
नहीं नहीं, वो तो पता है। खैर देखो, पीयू जो बनाते हैं या जिनको पीयू बनाना है उनको आइडिया होगा और होना भी चाहिए कि आपको किस तरह का सॉल्वेंट यूज करना है। बेसिकली आइडिया जो है वो ये है कि 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या है वो डॉक्टर साहब ने बताया, 1 कंपोनेंट सिस्टम क्या है वो डॉक्टर साहब ने बताया। इसकी सर अब जैसे लेमैन है कोई तो उसको अगर बनाना है तो उसके लिए एटमॉस्फेरिक क्या क्लाइमेट या उसको अपनी यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि उसके अंदर उसकी क्वालिटी बेटर हो जाए। मैं 2 कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए 2 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका सॉल्वेंट स्टोरेज है वो आपको उसकी सील हमेशा बंद करके रखनी है, मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब होने देना है। सॉल्वेंट के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। बेसिक सॉल्वेंट क्या है डॉक्टर साहब? देखिए बेसिक सॉल्वेंट में 3-4 सॉल्वेंट बहुत कॉमन है, ज़ाइलीन, ब्यूटाइल एसीटेट, देन आपका C9 और एक कंपोनेंट में कई बार टॉल्वीन और इथाइल एसीटेट, इसके बीच में मूवमेंट घूमता है फॉर्मुलेशन। तो एक जो पीएमए, ये आपने बेसिक पूछा। नहीं नहीं सर, एडवांस भी बता दो। सुनो तो अब इसके आगे का भी तो सुनो साहब। अब आते हैं स्पेशलिटी सॉल्वेंट जो परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे प्लास्टिसाइजर होता है ना, एनसी में आप प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं, वैसे पीयू में प्लास्टिसाइजिंग इफेक्ट डालने के लिए, पीयू किया करने के लिए अब सॉल्वेंट आएंगे। अगर आप केवल ज़ाइलीन, ब्यूटाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट इनसे बनाएंगे ना तो ओवर स्प्रे की शिकायत आएगी। और ओवर स्प्रे की शिकायत को दूर करने के लिए अब आपके पास में ब्यूटाइल सेलोसॉल एसीटेट, ब्यूटाइल सेलोसॉल, पीएमए, देन आपके पास में आईबी, देन आपके पास में एमईके, एमएके, एमआईबी, इस तरीके के सॉल्वेंट। मतलब लेट ड्राई सॉल्वेंट। यस, लेट ड्राइंग सॉल्वेंट्स थोड़े से यूज करने तो चाहिए। इसमें डीएबी भी हो सकता है? डीए, डाई एसीटोन अल्कोहल। अब देखो नाम में देखो 2 अल्कोहल ग्रुप लेके आ रहे हो। अब हार्डनर चाहोगे रिएक्शन कराना तो रिएक्शन कराने में इस चीज का हमको ध्यान रखना था पीयू बनाते समय, ए और बी जब मिले तो ए पार्ट में ऐसी चीजें ना हो जो आपका आइसोसाइनेट कंज्यूम कर लें। डाई एसीटोन अल्कोहल के अंदर क्या है, अल्कोहल ग्रुप जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है रेदर देन एसीटोन ग्रुप से, यानी कीटोन ग्रुप से। ठीक है, वो जल्दी रिएक्शन करता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं डाला जाता है। देयर आर सर्टेन फॉर्मुलेशन जिसके अंदर डालना पड़ता है, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस होती हैं जहां डालना पड़ता है हमें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसकी जगह पे हम ब्यूटाइल सेलोसॉल एसीटेट, पीएमए, एमएके, मेथाइलमाइल कीटोन, इस तरीके के सॉल्वेंट डाल करके अपना काम कर लें। चलिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ले जाएं, अगर किसी की क्वेरी हो कुछ पीयू के बारे में जानना। देखो फॉर्मुलेशन की हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते थे बिकॉज वो एक टेक्निकल बात हो जाती। हाँ, हम यहाँ पे आपको एक बेसिक और उसके बारे में जरूर बताना चाहते हैं कि जो भी पीयू इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जो एग्जिस्टिंग पीयू इंडस्ट्री के अंदर है उनको जो बेसिक प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती है तो उसकी जानकारी होना बड़ा जरूरी था, तो हमने उसके बारे में बात की। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब हम 1-2 चीज़ें और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बेसिक डिफेक्ट्स जो पीयू के अंदर आते हैं, ऐसे 2-3 आप डिफेक्ट बता दो और उसके सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला डिफेक्ट तो आपका पेंटर कंप्लेंट करे जी सूख ही नहीं रहा है, सूखा नहीं पेंट। सूखा क्यों नहीं? क्योंकि उसने आइसोसाइनेट बराबर नहीं मिलाया, सबसे पहली दिक्कत। तो जो रेशियो है क्या होता है, आपने 1 लीटर के अंदर 800 ml और 200 ml का रेशियो भेजा। अब वो 800 ml और 200 ml एक बार में तो मिला के 1 लीटर पेंट बनाता नहीं है, वो क्या करता है, अंदाजे से बनाता है। ठीक है, हमेशा जब भी आप आइसोसाइनेट सप्लाई करिए ना, उसको हमेशा 1.05 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे डिमांड आई 100 ग्राम की रेजिन के ऊपर, डिमांड आई 100 ग्राम की, तो आप उसको 100 ग्राम को 1.05 या 1.08 से मल्टीप्लाई कर दो। उतना हार्डनर आप पैक करो, उतने हार्डनर की क्वांटिटी को डाइल्यूट करो। कहने का मतलब ये, तो जो आपका अगर उसने थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया ना तो सूखने की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी दिक्कत जो सबसे उसके बाद आएगी, वो बोलेगा जी बुरा बन रहा है। यहाँ की भाषा की बात करूं क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत काम किया, लोगों को देखा है, उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं ड्राई स्प्रे। आपने कई शब्द ऐसे इस्तेमाल कर लिए मेरे ऊपर से निकल गए हैं। और स्टार्टिंग में हिंदी का बड़ा जबरदस्त शब्द आपने इस्तेमाल किया था। चलो आगे बढ़ते, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। तो जो जिसको बोलते हैं ना कि हाथ जब पीयू सूख गया और उसके ऊपर हाथ लगाए तो थोड़ा रफ जैसा फिनिश आ रहा है, और उसमें ग्लॉस नहीं आ रही है, वो होता क्या, ड्राई स्प्रे है। जब आप
कंप्रेसर से जब पीयू को स्प्रे करते हैं तो एटमाइजेशन होता है। एटमाइजेशन का मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, ड्राई स्प्रे जब हो रहा है। तो वो जब स्प्रे, अब पूरा तो जाता नहीं है पेंट आर्टिकल के ऊपर, होगा क्या, वो थोड़ा हवा में घूमता रहता है। और अगर वो थोड़ा फास्ट ड्राइंग है बाई नेचर और वो छोटा पार्टिकल है तो और जल्दी सूखेगा, फिल्म से और जल्दी सूखेगा वो। अब वो वापस किधर आके बैठेगा, उसका कुछ पोर्शन वापस आके आपकी फिल्म पे बैठता है। और 100% ये होगा हर जगह, जहां स्प्रे होगा वहां ये होना ही है। सो इसको बोलते हैं ड्राई स्प्रे। ठीक, ये ड्राई स्प्रे जब सेटल डाउन होगा और आपकी फिल्म ऊपर की क्योर हो जाए तो वो ड्राई स्प्रे ऊपर रह जाएगा, वो फिल्म के अंदर नहीं जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिल्म का ओपन टाइम बढ़ा देते हैं। ओपन टाइम मतलब जो इनिशियल ड्राइंग टाइम है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ताकि आपने जब स्प्रे मारा तो सूखेगा वो 20 मिनट में ही टच ड्राई आनी है, लेकिन 20 मिनट की टच ड्राई को हम 15 मिनट में कन्वर्ट नहीं कर रहे, उसे 20 मिनट ही रहने देते हैं। और वो जो रिएक्शन का टाइम है, यानी दोनों की आपस की रिएक्शन, वो थोड़ी लेट कर देते हैं। वो लेट करेंगे तो जो ड्राई पार्टिकल आया, अभी लिक्विड फॉर्म है तो वो नीचे बैठ जाए क्योंकि उसका वेट होगा, वो नीचे चला जाएगा, रेजिन उसके ऊपर से तैर के चला जाएगा, जो पेंट होगा वो उसको कवर कर लेगा। सो इसलिए ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या जो एप्लीकेशन साइट में आपको मिलेगी वो ये होगी कि उसने अपना कंप्रेसर जब भी गन यूज कर रहा है ना, तो नीचे से पानी नहीं निकाला कंप्रेसर में से। ठीक, उसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। पिन होल, सीसिंग, यानी बारीक बारीक आलपिन जैसे छेद दिखाई पड़ेंगे, कई जगहों पे पिन होल आ जाएंगे, बड़े पिन होल आ जाएंगे, क्रेटर्स आ सकते हैं। तो ये 3 कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले जाकर के कंप्रेसर से जो हवा आ रही है ना, उसको चेक कराइए कि उसके अंदर मॉइस्चर है या नहीं है। और क्या करिए, अगर आपका जो एप्लीकेशन साइट है अच्छी कंपनी है, बड़ा कस्टमर है, तो वहां पे अपने पास से ले जाके चारकोल बेस एक फिल्टर लगवा दो, और हर 3 महीने से 6 महीने के अंदर बेस्ड ऑन जो कंजम्पशन यूज कर रहा है ना, उसको खुद से जाके अपना आदमी भेजो, बोलो भाई चेंज कर दो वहां जाके। उस आप एप्लीकेटर पे मत छोड़िए, वो एक 8-10 हज़ार रुपए का खर्चा है, उसको आप मान लो कि 6 महीने में, 4 महीने में एक रिकरिंग खर्चा है उसका। जो कंप्रेसर से जहां से आ रही है एयर, वहां पे एक चारकोल बेस लगाओ। जो कंप्रेसर की उसमें लगता है वो चारकोल बेस नहीं होता है, तो आप बाहर एक चारकोल बेस लगा दीजिए, वो मॉइस्चर को पूरी तरह से खींच लेगा और आपका जो एयर है वो पास हो। और चारकोल क्या है, मॉइस्चर रिलीज भी करता रहता है, तो जब कंप्रेसर बंद हो जाता है ना तो वो मॉइस्चर रिलीज कर देता है, लाइफ ज्यादा होती है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई हैं हमें। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है सर कोई? हेलो, या गौरव जी, जैसे ऑटोमोटिव पेंट्स में हम लोग जैसे क्लियर कोट करते हैं या टॉप कोट कोई भी पेंट करते हैं, तो थोड़ी जैसे इनिशियली ग्लॉस रहता है, जब रबिंग पॉलिश के बाद उसका ग्लॉस डाउन हो जाता है, उसका क्या रीज़न होता है? उसका जो मेन रीज़न मेरी समझ में हो सकता है, जो आप रबिंग या पॉलिशिंग के बाद ग्लॉस डाउन होने का, उसमें ये हो सकता है कि जो आपकी जो इंटरमीडिएट लेयर है, मतलब जो एक टॉप लेयर है, टॉप लेयर जो फिल्म होती है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं। एक जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा, एक जो नीचे मेटल के कांटेक्ट में होगा या जो प्राइमर के कांटेक्ट में होगा, और उन दोनों के बीच में भी लेयर होगी। भाई 60 माइक्रोन है तो 60 माइक्रोन का जो बीच का हिस्सा है 40 माइक्रोन, वहां पर आपकी क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है। नहीं सर, उसमें क्या रहता है, जैसे बेस कोट मेटालिक शेड्स लगाते हैं हम लोग, उसके बाद क्लियर कोटिंग होती है। क्लियर कोटिंग में हम लोगों ने NC और OH रेशो बराबर रखा 1:1 का, राइट? तब भी उसमें ग्लॉस डाउन हो रहा है, उसका क्या रीज़न है? मतलब मैं वो समझना चाह रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप क्लियर कोट भी लगाओगे तो वो 2 माइक्रोन का तो होगा नहीं, क्लियर कोट भी रफली 30 माइक्रोन का होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, सो 30 माइक्रोन के अंदर भी 3 लेयर तभी भी हैं। आप जब रबिंग और वो करते तो यू आर कटिंग समवेयर अराउंड 5 to 7 माइक्रोन ऑन द सरफेस। सो वो सरफेस की जो कटिंग हो रही होती है ना, उसके बाद जो नीचे हार्डनेस होनी चाहिए वो परफेक्ट नहीं है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज सम accelerator in your isocyanate to accelerate the intermediate reaction. You are talking about DBTL. No, DBTL is not an intermediate reactor for or accelerator for hardener. हार्डनर के लिए जो आता है वो आप कोई भी हार्डनर यूज करोगे, एरोमेटिक के लिए आएगा TDI का ही एक प्री पॉलीमर आता है, उसको एड ऑन करना पड़ता है। और अगर आप एलिफैटिक में करोगे तो वहां पर IPDI बेस एक हार्डनर आता है, जो उसके अंदर ऐड ऑन करना वो होता हम लोग यूज कर रहे हैं Z4470। है। वो आपको बैलेंस आउट करना होगा, कहीं ना कहीं पे आपकी फॉर्मुलेशन में एक बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट है। फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर है। चलो, थैंक यू।
हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है क्या कोई? हेलो, हाँ जी गौरव सर, थैंक यू। एक आपने नॉर्मल एलकिड को अगर उसकी परफॉर्मेंस पीयू इनेमल जैसी करने के लिए सुजेस्ट किया है डेस्मोडोर 4470, तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये कौन से एल्किड रेजिन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बढ़िया है? तो देखो, सवाल बहुत अच्छा है आपका। अभी भी आप इस पॉइंट को थोड़ा सा गलत लिया है आपने। मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप एल्किड पेंट के अंदर डेस्मोडोर Z4470 मिला दोगे तो वो पीयू इनेमल बन जाएगा, ऐसा नहीं बोला है। इनेमल में टैग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आप Z4470 मिला दोगे वो दूर हो जाएगी। अब क्योंकि आपने आइसोसाइनेट का कुछ कंपोनेंट डाला है तो टेक्निकली आप उसको कह सकते हो, ठीक है। पहली तो ये। दूसरा, जो आपने पीयू, जब आप अपने किसी भी इनेमल में आइसोसाइनेट का परसेंटेज डालते हो तो वहां पर अब आप जब पीयू इनेमल से उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे ना, तो वो परफॉर्मेंस विजा विज कंपेयर करो कि किस किस चीज में है, ठीक है। देन आपका जो सवाल है कि जो बाइंडर है या जो रेजिन है वो किसके संग में है, सो देखिए, लॉन्ग ऑयल एल्किड ले लो, लिंसिड ले लो, सोया ले लो, किसी में भी ले लो सर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हर जगह है। कोकोनट की बात करोगे उसके अंदर भी है, रेजिडुअल हाइड्रोक्सिल कंटेंट इवन कैस्टर ऑयल में भी बचता है। ऑयल लेंथ लॉन्ग होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आप अपना जो भी पीयू इनेमल बनाते हो ना, उसके अंदर 0.1% ये डाल करके एक बार ट्रायल करके देखो, फोन कर लेना, नंबर तो सबके पास है अवेलेबल। थैंक यू डॉक्टर। है ना? हाँ सर, देखो, ऐसा क्या है ना कि एक सिस्टम के लिए बोलूंगा, दूसरे के लिए खराब बोलूंगा, तीसरे के लिए अच्छा बोलूंगा। ये एक ऐसा कलेक्टिव परफॉर्मेंस का प्रोडक्ट है ना, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया ना, गूगल पे 60 पेटेंट पड़े हुए हैं ओपनली। तो इसका मतलब है कि जो ये जो प्रोडक्ट, इस तरीके के जो आइसोसाइनेट बेस्ड प्रोडक्ट से जब हम मॉडिफाई करते हैं, उसका अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो किसी सिस्टम में ज्यादा मिलेगी, किसी सिस्टम में कम मिलेगी, ठीक। मीडियम ऑयल में ज्यादा मिलेगी, लॉन्ग ऑयल में थोड़ी कम मिलेगी, तो डोज ज्यादा डालनी पड़ेगी, मतलब डोज वर्सेस ऑयल लेंथ, ठीक। अब इससे ज्यादा स्पेसिफिक सर फॉर्मुलेशन में मॉडिफिकेशन करा लेना। थैंक यू सर, आपने लास्ट लाइन में मेरा डाउट क्लियर कर दिया। थैंक यू। हो गया सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है सर? चलिए, तो इस सेशन को, क्योंकि अच्छा सेशन है, कुछ सीखने को जरूर मिला होगा आपको, तो मैं समझना जी कि कुछ चीज़ां ढूंढनियां पैंदियां अगर तुसीं सीखना कुछ, तो कुछ चीज़ां ऑटोमैटिकली डायरैक्टली तुहाडे दिमाग ही पैंदियां ने। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਘੁਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਯੂ ਇਨੈਮਲ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਜ਼ਿਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਯੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ XYZ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ R&D ਕਰੋ, ਮੋਟਿਵ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜੀ R&D ਕਰੋ, तो it could be converted, means the normal enamel could be, we can say, मैं ये नहीं कहूँगा converted, क्योंकि डॉक्टर साहब फिर कह रहा हूँ नहीं बनेगा। मैं तो टेक्निकली बोल ही रहा हूँ, किसी भी चीज में आइसोसाइनेट डाल दोगे, आइसोसाइनेट की OH से रिएक्शन करा दो, यूरेथेन लिंकेज बना दो, यूरेथेन लिंकेज 0.1% से ऊपर ओवरऑल फॉर्मुलेशन में लिख लो, उसमें पीयू, आप MSDS में पीयू निकल आएगा, चेक कराओगे तो कॉस्टिंग भी डाउन हो जाएगी, कॉस्टिंग भी अच्छी आ जाएगी। अभी आप अगर इसको ऐसे बोलो कि नहीं जी आप मेरे को सर्टिफाई कर दो, तो मैं आपको सर्टिफाई ये करके नहीं दूंगा। ये कमर्शियल आंसर है। चलो सर, सो नाइस ऑफ यू, एक बार जोरदार ताली बजा दो सर डॉक्टर साहब वास्ते फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड वेरी नॉलेजेबल टॉक्स, राइट? एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। और हुण असी डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ मैं अपने हाथों ਦੀ डॉक्टर साहब ਨੂੰ एक फूल गुलाब का और देना चाहना वा। वो टेबल पे रखा बेटा, वो एक सिंगल पीस लेके आओ। नहीं सिंगल 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 ऊपर छोड़ा है क्या अपना वाला? नहीं, जो गुलाब निकाला था आपने ऊपर छोड़ा है। नहीं सिंगल सिंगल
सर को पहले हमने गुलदस्ता दिया था, उन्होंने एक निकाला और कहा यार ये ले जाऊंगा, गुलदस्ता नहीं लेके जा पाऊंगा, तो इसलिए सर आपको फिर से एक ही दे रहा हूँ। देखिए, ये जो सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं ना, ये मतलब हम जैसे लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होता है कि जब इस तरीके की कॉन्फ्रेंस में आते हैं, ऐसे तो मैं आप लोगों से मिलने अब तो शायद कम थोड़ा आ पाता हूँ, लेकिन पहले तो बहुत आता था, बहुत मिला हूँ। कोविड के पहले तक तो रेगुलर ही आना जाना होता था पंजाब, और ये सभी सारे इंडस्ट्री, सारे लोग, सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन ये जो इस तरीके का प्यार मोहब्बत आप लोग देते हैं ना, एक्चुअली में यही कमाई है हमारी, यही हमने कमाया है, आप लोगों से सीखा, आपको ही वापस दे रहे हैं। किसी ने मुझे कुछ सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया, चीजें सिर्फ इतनी है कि मैंने अपने पास में डेटा बना लिया, आपने डेटा नहीं बनाया। आप जब मैं आपके पास आया, आपके संग एक ट्रायल किया, तो मैंने अपने पास एक डेटा बैंक तैयार किया, इस ट्रायल में ये डाला था, इसका ये रिजल्ट मिला, इसका ये नतीजा निकला। आपने पैनल लगाया, पैनल दो महीने 3 महीने के बाद आपने पैनल उठा के कूड़े के डब्बे में डाल दिया। वो फोटो आज भी मेरे पास होगी, उस पर लिखी हुई रीडिंग आज भी मेरे पास में होगी, वो डायरी भी आज भी मेरे पास होगी। सो वो डेटा है जो वो मैं आज आपको वापस दे रहा हूं। जोरदार तालियां। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, हम लोगों को और चीज़ें देते रहें। दिस इज़ व्हाट पेंट विजन इज़ फॉर, राइट। एंड हाँ जी, अखीरी सैशन सी ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 15-20 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਸਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੇਅਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਹਟਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੇਅਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਹਟਵਾਓ।